तो अब हम सेकंड नंबर का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 2.1 नंबर का जो टॉपिक है वो है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये याद रखना है कि द्रौपदी मुर्मू जी जो कि हमारी प्रेसिडेंट अभी बनी है वो 15th नंबर की प्रेसिडेंट है, हमारी 15वीं प्रेसिडेंट वो हमारी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है प्रेसिडेंट है वो 15th नंबर के हैं, तो ये देख लेना है आपको एक तो कंडीशन। एंड सेकंड आप देख लेते हैं कि उनके इलेक्शन के लिए, मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं, उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं उनको यदि हम देखते हैं। तो आर्टिकल 52 तो सिंपल सी बात बोलता है, क्या बोलता है, देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए एक। एंड आर्टिकल 54 बोलता है कि उनके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा, है ना, तो उनका इलेक्शन जो होगा वो मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाएगा। आर्टिकल 55 बोलता है कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, जो डिफरेंट स्टेट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्शन के अंदर, उसके अंदर एक यूनिफॉर्मिटी इन स्केल होना चाहिए, स्केल के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ये बोलता है। आर्टिकल 56 बोलता है 5 साल की टर्म रहेंगी। आर्टिकल 57 बोलेगा कि री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है प्रेसिडेंट जो है वो। और आर्टिकल 58 बोलता है कि उनकी जो क्वालिफिकेशंस है उनके बारे में बात करता है, आर्टिकल 58 याद रखना है। तो इसमें बोलता है आर्टिकल 58 की वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, उन्होंने 35 की एज को कंप्लीट कर लिया हो, और हाउस ऑफ द पीपल के लिए क्वालिफाइड हो, क्वालिफिकेशन हो उनके अंदर हाउस ऑफ द पीपल बनने के लिए, उसका एक मेंबर बनने के लिए। ठीक है, तो हाउस ऑफ द पीपल का मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन उनके अंदर होनी चाहिए। आर्टिकल 62 बोलता है कि ये टर्म जब कंप्लीट होगी 5 साल की, 5 साल की टर्म होती है प्रेसिडेंट की, वो कंप्लीट होगी उससे पहले आपको इलेक्शन करवा लेना है और पोस्ट को फिल कर लेना है, ये बताया जाता है ना। तो ये बोला है इलेक्शन टू फिल ए वैकेंसी कॉज्ड बाय द एक्सपायरेशन ऑफ टर्म ऑफ ऑफिस टू ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। तो ये बात यहाँ पे बोल रखी है। अब देखते हैं हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर। तो आर्टिकल 62 का क्लॉज 1 बोलता है कि वैकेंसी जो आएगी उसको पहले ही कंप्लीट कर लेना है, तो वो ये आर्टिकल 62 में हमने यहाँ पे भी पढ़ लिया है। अब इलेक्शन प्रोसेस को यदि हम देखते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे एमपी जो बहुत हाउसेज के हैं और एमएलए जो स्टेट्स के हैं, उसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी के जो एमएलए हैं वो यहाँ पे पार्ट लेंगे इलेक्शन के अंदर। कौन पार्ट नहीं लेगा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गलती हो जाती है। तो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा लोकसभा की, वो पार्ट नहीं लेंगे असेंबलीज के अंदर, है ना। एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के तो सभी मेंबर्स, ठीक है। एंड तो मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ये ध्यान रखना है आपको, और असेंबलीज के अंदर जो नॉमिनेटेड हैं वो, तो ये सभी आपको ध्यान रखना है कि ये लोग पार्ट नहीं लेंगे। इलेक्शन जो होता है वो किस सिस्टम के थ्रू होता है, तो वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो ये इनका तरीका होता है, ये इनके इलेक्शन का मतलब सिस्टम होता है। विनिंग जो कैंडिडेट होता है वो सिक्योर करता है रिक्वायर्ड कोटा, वो क्या होता है, ऑफ वोट्स टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, है ना, 50% ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड +1। तो ये इनका विनिंग का ये क्राइटेरिया वगैरह है। इसके अंदर इतना ज्यादा कुछ पूछेंगे नहीं, इसलिए इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। ये 4 चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन तो इलेक्शन में पार्ट लेगा कौन नहीं लेगा। एंटी डिफेक्शन लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। थस इलेक्टर्स आर नॉट बाउंड टू वोट, है ना। ये लाइन आ सकती है कि भाई बाउंड होते हैं वोट करने के लिए पार्टी लाइन में, तो पार्टी लाइन के साथ तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे बाउंड नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे एंटी डिफेक्शन नहीं लगता है, एप्लीकेबल नहीं होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर। अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात बोली गई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अथॉरिटी टू कंडक्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। तो ये बात यहाँ पे बोली गई है। अब आप देखते हैं वैल्यू, देख लेते हैं वोट की। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे निकाली जाती है, तो इसमें क्या होता है इसको थोड़ा सा देखते हैं हल्का सा। तो यहाँ पे क्या होता है, इन ए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट एंड यूटीज इंक्लूडिंग दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। वैल्यू ऑफ द वोट हैज फिक्स्ड एट 708 सिंस 1997 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ द वोट क्या की गई है, फिक्स की गई है, ठीक है। और इन 2022 प्रेसिडेंशियल पोल वैल्यू ऑफ द वोट एमपी रिड्यूस्ड टू 700 फ्रॉम 708 ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये आपको ध्यान रख लेना है थोड़ा सा। अब देखते हैं आगे चलते हुए कि रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। तो जगदीप धनखड़ जी हैं, वो अभी इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है 14th नंबर के। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, और इसके रिगार्डिंग जो बात है वो आर्टिकल 63 के अंदर की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के। उनको इलेक्ट किया जाता है बाय मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के मेंबर्स ही इनके इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर होते हैं, ध्यान रखना है आपको स्पेसिफिकली, है ना। इलेक्शन इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है इनका भी इलेक्शन। एंड द वोटिंग ऑफ सच इलेक्शन शेल बी बाय सीक्रेट बैलेट के साथ होती है, इनकी वोटिंग जो होती है, ध्यान रखना है सीक्रेट बैलेट फॉलो होता है इसके अंदर। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे आर्टिकल 63 बोलता है देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड आर्टिकल 64 बोलता है वाइस प्रेसिडेंट टू बी एन एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये भी आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 66 क्या बोलता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन
तो देखो आपका स्टैटिक पोर्शन भी कितना कवर हो रहा है जब इस मैगजीन को आप अच्छे से कर रहे हो। तो ऐसा नहीं कि करंट ही रिलेटेड है, करंट के इश्यूज का स्टैटिक पोर्शन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, इस वजह से इन मैगजीन्स का महत्व बढ़ जाता है। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि आप करंट के इशू बताए, दैट इज ऑनली इशू, बट उसके रिगार्डिंग स्टैटिक पोर्शन के ऊपर काफी फोकस किया जा रहा है, जो कि आपकी स्टैटिक सिलेबस को भी कवर करवाता है काफी हद तक। तो आर्टिकल 66 को देखते हैं हम। इनडायरेक्ट इलेक्शंस बाय मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। अब यहाँ पे देख लो, स्टेट असेंबली जो है उसका कोई रोल नहीं है, बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट ही पार्ट ले रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 years। ये आर्टिकल 67 के अंदर बोला गया। आर्टिकल 68 बोलता है एन इलेक्शन टू फिल ए वैकेंसी कॉज्ड बाय एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ द वाइस ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। तो सेम बात है जो आर्टिकल 62 के अंदर बोली गई है प्रेसिडेंट के लिए, आर्टिकल 68 के अंदर बोल दी गई है वाइस प्रेसिडेंट के लिए। अब आगे बताया गया है एक्ट एज एन एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। और आगे बताया गया है फिर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज एम्पावर्ड अंडर रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस टू डायरेक्ट एनी मेंबर हुज कंडक्ट इज इन हिज ओपिनियन ग्रॉसली डिसऑर्डरली टू विथड्रॉ इमीडिएटली फ्रॉम द हाउस। तो इनकी पावर वगैरह की थोड़ी बहुत बात कर रखी है, ठीक है, एज ए चेयरमैन। अब आगे चलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट, हमने प्रेसिडेंट के बारे में देख लिया है ना, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को देख लिया थोड़ा सा। अब हम आगे चलते हैं और टॉपिक देखते हैं 2.2, जो कि क्या है, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर बता रहा है। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है इसके बारे में यहाँ पे बात चल रही है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। न्यूज के अंदर क्यों है वो देख लेते हैं हम। तो सुप्रीम कोर्ट ने मेड ऑब्जर्वेशंस ऑन सेंट्रल्स क्लेम दैट, तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ऑब्जर्वेशन रखे हैं अपने, क्या ऑब्जर्वेशन रखे हैं। सेंट्रल्स क्लेम दैट प्रेसिडेंट एंड नॉट तमिलनाडु गवर्नर हैज एक्सक्लूसिव पावर टू डिसाइड राजीव गांधी असैसिनेशन कन्विक्ट, है ना। तो इनका जो भी नाम है, तो वो एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट ने उसके रिगार्डिंग कुछ बोला है ना, उसको देख लेते हैं हम। तो अबाउट गवर्नर्स अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, तो पहले से पहले थोड़ा गवर्नर के अपॉइंटमेंट रिमूवल वगैरह थोड़ा स्टैटिक पोर्शन वगैरह देख लेते हैं, ताकि हमको हेल्प हो जाए अपने एग्जाम में। जब ये इशू सामने आया है तो इन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है काफी हद तक। तो अंडर आर्टिकल 155 और 156 गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। Article 155 and 156. If this pleasure is withdrawn before completion of 5-year terms, governor has to step down. यदि ये प्लेजर हटाने जाता है 5 साल से पहले तो गवर्नर को स्टेप डाउन करना पड़ेगा। There are no provisions laid down in constitution for the manner in which governor and state must engage publicly where there is a difference of opinion. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, There are no provision laid down in the constitution. Constitution में ऐसे कोई provisions नहीं रखे गए हैं for the manner in which governor और स्टेट मस्ट इंगेज पब्लिकली वेयर देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है तो गवर्नर एंड स्टेट मस्ट इंगेज पब्लिकली। इसके रिगार्डिंग कोई यहाँ पे एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस नहीं किए गए हैं। अब देखते हैं हम कंपैरिजन बिटवीन द पार्टिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। तो हम देखते हैं पहले प्रेसिडेंट को। आर्टिकल 72 एम्पावर्स करता है प्रेसिडेंट को पार्डन देने के लिए फॉलोइंग केसेस के अंदर। पहला पनिशमेंट, पार्डन इन ऑल केसेस वेयर, अच्छा ऑल केसेस वेयर जहाँ पे की ये चीज रहेगी वहां पे उनको पार्टिंग पावर है, पार्डन कर सकते हैं वो। इसमें पनिशमेंट और सेंटेंस इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट यूनियन लॉ, यूनियन लॉ के खिलाफ कोई काम यदि कुछ हो रहा है तो। पब्लिक पनिशमेंट यदि हो रही है और सेंटेंस जा रहा है यूनियन लॉ के खिलाफ। पनिशमेंट एंड सेंटेंस इज बाई कोर्ट मार्शल, मिलिट्री कोर्ट के द्वारा भी ऐसा हो रहा है तो। एंड सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, काफी बार लोग गलती कर देते हैं कि भाई मिलिट्री वाले में नहीं होगा। सेंटेंस इज ए सेंटेंस ऑफ डेथ, ये सेंटेंस है डेथ का। वहीं पर यदि हम गवर्नर की बात करें तो उनके लिए आर्टिकल 161 और गवर्नर ऑफ स्टेट आल्सो possesses द पार्टिंग पावर बट इट डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ द प्रेसिडेंट इन फॉलोइंग टू रेस्पेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, प्रेसिडेंट कैन पार्डन सेंटेंस इन्फ्लिक्टेड बाय कोर्ट मार्शल, मतलब मिलिट्री कोर्ट जो होते हैं उनको भी पार्डन कर सकते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन गवर्नर ऐसा नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट कैन पार्डन डेथ सेंटेंस व्हाइल गवर्नर कैन नॉट, प्रेसिडेंट डेथ जो सेंटेंस है उसको भी पार्डन कर सकते हैं जबकि गवर्नर नहीं कर सकते। हाउएवर गवर्नर कैन सस्पेंड, रिमिट और कम्यूटेट डेथ सेंटेंस, लेकिन गवर्नर सस्पेंड कर सकते हैं, रिमिट कर सकते हैं और कम्यूट कर सकते हैं एक डेथ सेंटेंस को, ध्यान रखना है आपको। आगे देखते हैं थोड़ा अंडरलाइन ऑटोमेटिकली हो गया है, मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा, जस्ट ए मिनट। ओके, अब देखते हैं आगे ना। तो पार्टिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इंक्लूड्स, क्या क्या होता है कि पार्टिंग पावर के अंदर, तो एक तो होता है इट रिमूव्स बोथ द सेंटेंस एंड कन्विक्शन एंड कंप्लीटली एब्जॉर्ब्स कॉन्विक्ट, है ना। तो पूरी तरह से कॉन्विक्ट को एब्जॉर्ब किया जा सकता है यहाँ पे, है ना। पार्डन के अंदर, पार्डन पर जो पावर है इनकी उसके अंदर ये सब चीजें आती है। इट कैन, देखो यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, इट रिमूव्स बोथ द सेंटेंस एंड कन्विक्शन एंड कंप्लीटली एब्जॉर्ब्स कॉन्विक्ट, ठीक है। यहाँ पे कम्यूटेशन के अंदर क्या बोला गया है,
सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर ए लाइटर फॉर्म। तो ये कम्यूटेशन होता है, ये कम्यूट जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूशन करना ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर ए लाइटर फॉर्म के साथ। रिमिशन क्या होता है? रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। तो कैरेक्टर को बदले बिना रिड्यूस कर देना है ना, तो वो रिमिशन होता है। और रेस्पाइट होता है अवॉर्डिंग इन लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ ओरिजिनली अवॉर्डेड ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट। तो रेस्पाइट होता है थोड़ा कम कर देना, लेसर कर देना कुछ स्पेशल फैक्ट की वजह से। रिमिशन होता है रिड्यूस कर देना पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। एंड रिप्राइव होता है स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए सेंटेंस स्पेशली डेथ सेंटेंस फॉर ए टेम्पररी पीरियड। तो ये सब चीजों का मतलब होता है, आपको याद रखना है। कम्यूटेशन का मतलब, रिमिशन का मतलब, रेस्पाइट का मतलब, रिप्राइव का मतलब, पार्डन का मतलब। गवर्नर कैन नॉट ग्रांट pardons, reprides, respites, and remission of punishment or suspend, remit, and commute the sentence of any person convicted of any offense against a state law। मैं गलत पढ़ लिया, कैन नॉट नहीं कैन। तो यहाँ पे जैसे कि सेंट्रल लॉ की बात चल रही थी, यूनियन लॉ की बात चल रही थी, यहाँ पे गवर्नर क्या कर सकते हैं कि गवर्नर कैन ऑल्सो ग्रांट पार्डन्स। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने देखा था फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट यूनियन लॉ। ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गवर्नर जो है, गवर्नर कैन ऑल्सो ग्रांट, ये सब चीजें गवर्नर भी कर सकते हैं जब स्टेट लॉ की बात आएगी तब। ओके, तो आप ये समझ गए हो इस चीज को अच्छे से। और आपने देख ली है पार्टिंग जो पावर्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो पावर्स होती हैं गवर्नर की एंड प्रेसिडेंट की, वो हमने देख लिया है काफी हद तक। अब देखते हैं हम लोकपाल एंड लोकायुक्त। तो लोकपाल और लोकायुक्त को देखते हैं, काफी न्यूज में थे ये पहले, अभी तो इतना ज्यादा नहीं है। अभी क्यों है? वैसे रिसेंटली केरला की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उन्होंने पास किया है केरला लोकायुक्ता अमेंडमेंट बिल 2022, तो इस वजह से ये न्यूज के अंदर आ जाते हैं। अब देखते हैं बैकग्राउंड ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्ता कैसे है, कैसे अब तक ये इवॉल्व हुआ है, पूरा हिस्टोरिकल एडवांसमेंट हुआ है इसके अंदर। तो इन 1966 टर्म लोकपाल लोकायुक्ता कॉइन्ड बाय एल.एम. सिंघवी। तो एल.एम. सिंघवी को इसका श्रेय जाता है इस टर्म को कॉइन करने का। लोकपाल एंड लोकायुक्ता 1966 में किया था। फर्स्ट यूज इन रिपोर्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जो आपकी एआरसी की रिपोर्ट होती है काफी इंपॉर्टेंट होती है, उनके अंदर पहली बार इस टर्म को, इस वर्ड को यूज में लिया गया था, इस टर्म को यूज में लिया गया था। इन 2014 सेंट्रल लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2000 पास है, जो वो नोटिफाइड किया गया, एक्ट 2013 बाद नोटिफाइड। इट प्रोवाइड्स फॉर, ये क्या करता है, ये क्या बोलता है, प्रोवाइड करता है फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर लोकपाल फॉर यूनियन एंड लोकायुक्ता फॉर स्टेट्स। तो लोकपाल यूनियन के लिए होंगे और लोकायुक्ता जो होगा स्टेट्स के लिए होगा, इसके लिए एक वैधानिक बॉडी बनाई जाए, ऐसी बात ये करता है ये एक्ट जो है। इट एम्स टू इंक्वायर इनटू एलिगेशंस ऑफ द करप्शन अगेंस्ट द सेंट्रल पब्लिक फंक्शनरीज एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर थ्रू। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे बोली गई है। लोकायुक्ता आर स्टेट इक्विवेलेंट ऑफ सेंट्रल लोकपाल, ये ध्यान रखना आपका, लोकायुक्ता स्टेट इक्विवेलेंट होता है सेंट्रल लोकपाल के। जो लोकपाल होता है उनके स्टेट जो काउंटर पार्ट या फिर बोल सकते हैं इक्विवेलेंट जो होते हैं वो ये होते हैं, है ना। सम स्टेट्स ऑलरेडी हैव एस्टेब्लिश्ड लोकायुक्ता, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र इन 1971, केरला इन 1999 में। ठीक है, and it extended to the whole of India and applied to public servants in It extends to the whole of India and applied to public servants in and outside India. In and outside India, public servants के ऊपर ध्यान रखना है आपको, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं थोड़ा लोकपाल एंड लोकायुक्ता जो एक्ट है 2013 का, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है स्पेसिफिकेशंस एंड डिटेल्स। तो देखो कंपोजिशन तो क्या है, यहाँ पे बताया गया कि लोकपाल कंसिस्ट ऑफ ए चेयरपर्सन एंड ए मैक्सिमम ऑफ 8 मेंबर्स। तो लोकपाल का जो कॉन्स्टिट्यूट होता है, कंपोजिशन होता है, जो लोकपाल का पूरा स्ट्रक्चर होता है इस बॉडी का, वो कैसा होता है। लोकपाल कंसिस्ट करता है एक चेयरपर्सन को और मैक्सिमम ऑफ 8 मेंबर्स, जिनमें से कि 50% सेल भी जुडिशियल मेंबर्स एंड 50% जो होंगे वो SC ST OBC से, माइनॉरिटीज एंड वुमेन से बिलोंग करेंगे। ठीक है, टेन्योर ऑफ ऑफिस देखते हैं अब हम इनका। चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ लोकपाल आर अपॉइंटेड फॉर टर्म ऑफ 5 years और until attaining the age of 70 years whichever is earlier। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन कमीशन कमेटी कैसी होगी, तो चेयरपर्सन एंड लोकपाल मेंबर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट और रिकमेंडेशन ऑफ ए SC। ठीक है, अब देखते हैं सिलेक्शन कमेटी, ऐसी का मतलब यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी है। तो सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होंगे, सिलेक्शन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगी प्राइम मिनिस्टर जो कि चेयरपर्सन होंगे, लोकसभा स्पीकर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, CGI होंगे, और फिर उसके उनके नॉमिनी रहेंगे, इमिनेंट ज्यूरिस्ट रहेंगे। कौन होंगे, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द पैनल। तो ये पूरी कमेटी रहेगी। एज पर लोकपाल एक्ट ऑफ 2013, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग नीड्स टू क्रिएट ए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु आर इंटरेस्टेड टू बिकम द चेयरपर्सन और मेंबर्स ऑफ द लोकपाल। तो ये जिम्मेदारी किसको दी गई है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को दी गई है। अब देखते हैं थोड़ा सा कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी। कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी की क्या बात बोली गई यहाँ पे, एक्वायर बाई करप्ट मीन्स एंड वाइल
प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग, तो इसमें क्या किया जा सकता है, कॉन्फिस्केशन किया जा सकता है प्रॉपर्टी का, ये अधिकार दिया गया है लोकपाल को। टाइमलाइन फॉर इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, तो 60 दिन 60 days फॉर कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी एंड 6 months फॉर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सीबीआई का प्रोविजन यहाँ पे किया गया है। दिस पीरियड ऑफ 6 months कैन बी एक्सटेंडेड बाय लोकपाल ऑन ए रिटर्न रिक्वेस्ट फ्रॉम सीबीआई, तो सीबीआई के रिटर्न रिक्वेस्ट पे इसको बढ़ाया जा सकता है। जो ये आपका 16 days 6 month वाला जो इन्वेस्टिगेशन वाला जो पूरा टाइम दिया गया है ना, तो टाइम की भी बाउंडेशन यहाँ पे की गई है। पावर विद रेस्पेक्ट टू सीबीआई, सीबीआई के रेस्पेक्ट में पावर की यदि हम बात करें, पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस एंड डायरेक्शन और एनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंक्लूडिंग सीबीआई और केसेस रेफर टू देम बाय लोकपाल। तो पावर विद रेस्पेक्ट टू सीबीआई क्या क्या है, तो पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस एंड डायरेक्शन ओवर एनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंक्लूडिंग सीबीआई, तो ये लोकपाल के पास पावर है ना, फॉर केसेस रेफर टू देम बाय लोकपाल। ट्रांसफर ऑफ ऑफिसर्स ऑफ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन केसेस रेफर्ड बाय लोकपाल वुड नीड अप्रूवल ऑफ लोकपाल। ठीक है, आगे देखते हैं लोकायुक्त के बारे में। लोकायुक्त के बारे में देखते हैं थोड़ा। दे शैल हैव जुडिक्शन ओवर सीएम, मिनिस्टर्स, एमएलए, ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड सर्टेन प्राइवेट एंटिटीज इंक्लूडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ध्यान रखना है आपको। रिमूवल को देख लेते हैं थोड़ा। लोकपाल मेंबर्स एंड चेयरपर्सन शैल बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर एन इंक्वायरी बाय सुप्रीम कोर्ट होगा या फिर ये सिलेक्शन कमेटी होगा, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ही होगा, देखते हैं। ठीक है, फॉर दैट ए पेटिशन हैज टू बी साइंड बाय एट लीस्ट, तो सिलेक्शन कमेटी तो अपनी पॉसिबल सिलेक्शन का ही काम करेगी, तो ये इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट से हो रही होगी शायद, है ना। फॉर दैट ए पेटिशन हैज टू बी साइंड बाय एट लीस्ट 100 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इसके लिए पार्लियामेंट के 100 मेंबर्स के थ्रू पेटिशन साइन किया जाना जरूरी है। लोकपाल का जुरिस्डिक्शन देख लेते हैं अब हम। इट एक्सटेंड टू प्राइम मिनिस्टर, लोकपाल का जो जुरिस्डिक्शन है वो है प्राइम मिनिस्टर तक एक्सटेंड होता है, मिनिस्टर्स तक, एमपी तक, ग्रुप एबीसीडी के ऑफिसर्स तक, ऑफिशियल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, एनी सोसाइटी और ट्रस्ट और बॉडी दैट रिसीव्स फॉरेन कंट्रीब्यूशन अबाउट 10 लाख, तो वो भी इनके अंदर आएंगे, इनकी जुरिस्डिक्शन के अंदर वो भी आएंगे, ध्यान रखना है आपको। तो दिस इज ऑल अबाउट लोकपाल एंड लोकायुक्ता। वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखते हैं ताकि एक्चुअली में आप भी बोर ना हो, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर फर्दर हम अब 2.3 नंबर के टॉपिक 2.4 नंबर के टॉपिक से फर्दर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।